औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज शहजाद यूनुस के साथ और मैं हूं असद जाफरी। नाज़रीन, ये प्रोग्राम सियासी तज्ज़िये और तबसरों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सियासत के हवाले से भी गुफ्तगू होती है और उसके अलावा आम रूटीन में जितने भी सोशल इशूज़ चल रहे होते हैं उसके ऊपर भी इसमें बात होती है और शहजाद यूनुस साहब उसके हवाले से एनालिसिस देते हैं। आज जो है हम डिस्कस करेंगे वापडा के मुलाजमीन के हवाले से। गुज़िश्ता कई दिनों से वापडा के मुलाजमीन जो हैं वो सड़कों पर हैं। कल हम प्रोग्राम कर रहे थे, स्टूडेंट सड़कों पर हैं। उससे पहले जो है आप देख रहे थे कि असातिज़ा जो है वो सड़कों पर है। आखिर क्या वजूहात है कि असातिज़ा जो है वो सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं, तलबा जो है वो सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं और वापडा मुलाजमीन भी सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। इसी हवाले से जो है हमें दो वार्ड मुलाजमीन की शख्सियात है, उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले उनका तारुफ करवाने से पहले मैं शहजाद यूनुस साहब की तरफ बढ़ता हूँ। शहजाद साहब, कभी असातिज़ा सड़कों पर है और कभी जो है वो तलबा सड़कों पर है और कभी वापडा मुलाजमीन सड़कों पर है। इस हवाले से सबसे पहले आप हुकूमती पॉलिसी के हवाले से बताइए कि आप जो है वो इससे मुतमईन हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया असद। जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में कहा है कि ऑलमोस्ट हर इदारा जो है वो सड़कों पे है, तलबा सड़कों पे है, डॉक्टर सड़कों पे है, टीचर सड़कों पे हैं, अब वापडा मुलाजमीन भी सड़कों पे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं जो है वो कॉम्पिटेंसी का इशू आ रहा है पाकिस्तान में कि बड़ी बड़ी बातें तो सारे ही कर रहे हैं, सारी जमातें जो बड़ी जमातें हैं वो बातें कर रही हैं, लेकिन अवाम के और लोगों के मसाइल की तरफ जो है डिलीवरी की तरफ जो है वो किसी की तवज्जो नहीं है। तो जितनी भी बड़ी जमातें हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ हो जाए, नून लीग हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, ये अवाम के टैक्स के पैसे से हुकूमतें तो चला रहे हैं, लेकिन अवाम जो है पिछले 3 साल से उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो महंगाई का आप देख लें, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर बंदा वो मुतमिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूँ कि जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें से 2 पार्टियां तो अगर जो बड़ी 2 पार्टियां हैं वो तो उनके पास सूबे हैं, उनके पास हुकूमतें भी हैं। सिर्फ नून लीग है जो हुकूमत से बाहर है, लेकिन उनके पास भी पिछले 30 साल से हुकूमत थी। तो अब क्या ऐसा हुआ है कि ये बड़े बड़े दावे करके जो हुकूमतें आई हैं और वो अभी तक डिलीवरी नहीं दे सके। तो पहले साल तो आप समझ लें कि आप कह सकते थे कि जी तो समझ नहीं आई, तो फिर दूसरे साल थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। अब तो तीसरा साल है और उसके बाद अगला साल है और फिर इलेक्शन ईयर आ जाएगा। तो आखिरी साल तो इलेक्शन ईयर होता है। तो जो भी डिलीवरी होनी थी वो अब लोगों को नजर आनी चाहिए थी, डिलीवरी तो नजर ही नहीं आ रही। बहुत मायूस कुन हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के। तो अब मैं अपने जो मेहमान हैं इनसे मैं चाहता हूं कि आप इनका मैं एक मसला दफ़ा सुने जो है वो ताकि शहजाद साहब हमारे इनका तारुफ जो है वो करवा देता हूँ आपसे और उसके बाद आप इनके मसाइल सुने और उसके बाद जो है उस हवाले से एनालिसिस दीजिए। हमें ज्वाइन किया है उसामा बरला साहब ने, जनरल सेक्रेटरी हैं वापडा पैगाम यूनियन आज़ाद कश्मीर से। उसके अलावा जो है हमारे साथ हैं कैसर मलिक साहब हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर वापडा पैगाम यूनियन पाकिस्तान। 2 दोस्त जो हमारे साथ वापडा से हैं, हम उनको अपने प्रोग्राम आज शहजाद यूनुस के साथ उसमें खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले जो है वो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। कैसर मलिक साहब, आप ये बताइए कि आप जो है वो तो बड़े पुरामन लोग हैं हजूर, आप वापडा वाले, तो आप जो है वो क्यों सड़कों पर आ गए हैं, इसकी क्या वजूहात हुई है? सर, जब किसी भी मजदूर से आप एक रोटी मिलती थी उसे आप आधी रोटी देते हैं और उसके बाद वो आधी रोटी भी छीनने की बात करते हैं, तो मजदूर क्या करेगा? आप साहिब शऊर लोग बैठे हैं, मैं तो एक मजदूर आदमी हूं, मैं यही सवाल करता हूं कि वो क्या करेगा? वो कर रहा है भी ना तो फिर क्या करे? वो रोड के ऊपर जो है वो मलिक साहब आप इसको एक्सप्लेन करें कि किस तरह जो है वो आपसे रोटी छीनी गई है। सर, ये जो प्राइवेटाइजेशन की तलवार हम पर लटका दी गई है, ये प्राइवेटाइजेशन की जो तलवार हम पर लटका दी गई है, आप ये देखें कि प्राइवेटाइजेशन जब भी होती है, असद साहब मैं गुफ्तगू कर सकता हूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए सर। तो जब ये प्राइवेटाइजेशन की तलवार हम पर लटका दी जाती है, इसके अंदर हमारे जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग किया जाता है।
डाउन साइजिंग की जाती है। अब जब डाउन साइजिंग होती है, जब आप 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ कई करोड़ लोगों को आप जब नौकरियों से निकाल दें या निकालने के लिए ये सारे इकदाम करें, प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला जारी कर दें, तो उससे मुल्क को कौम की खिदमत होगी? कैसे हो सकती है ये खिदमत? जबकि आपने पहले भी प्राइवेटाइजेशन करके हाल देख चुके हैं कि हम मुलाजमीन जो हैं, वो अगर इदारे के अंदर काम करते हैं, जो कुछ किया धरा होता है, ये तो बड़े-बड़े लोगों का होता है। आम छोटे मजदूर, हम जैसे मजदूरों का क्या होता है इसके अंदर? किसी भी इदारे का सरबराह आप अपॉइंट करते हैं, कोई भी उनके अंदर, हमारे भी अगर वाबड़ा के अंदर जो सरबराह हैं, वो सारे यहीं से लगाए जाते हैं। जो बड़े-बड़े अफसरान हैं, वो करप्शनें कर लेते हैं और खुमियाजा हम जैसे मजदूरों को बर्दाश्त करना पड़ता है। या लोग जो ऐवानों में बैठे हैं, वो किकबैक्स लेते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल के इलेक्ट्रिक आपके सामने है। सर, आज भी आप निकाल के देख लीजिए, यही सेनेट है और यही सेनेटर है। फैसल रजा आब्दी साहब का बयान आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि के इलेक्ट्रिक जब प्राइवेटाइज हुई, तो इसमें से किसने कितना कमाया, वो सारा कुछ नेट के ऊपर आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएगा, किस तरीके से इसको प्राइवेटाइज किया गया। तो सर, इसका फायदा नहीं होता कभी भी। अच्छा नहीं, आपने एक चीज जो है वो इसमें ऐड कर ले, मुझे बताइए कैसर मलिक साहब, जैसे ही कोई चीज प्राइवेटाइज होती है तो उसमें जो है वो आपका म्यार जिंदगी उनके एम्प्लॉइज का बढ़ जाता है और मराहत मिलना शुरू हो जाती हैं, तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। तो उसमें ये है कि अच्छा ये तो फायदा मंद नहीं है कि जो लोग काम करने वाले हैं वो अगर रहेंगे, वरना तो सरकारी जो है वो जो इदारे होते हैं उसमें तो यही होता है ना कि माले मुफ्त दिले बेरहम, के सरकारी खाता है जो मर्जी करे जाए। सर, आपका सवाल पूरा हो गया? जी जी जनाब, बात इस तरह है कि जब आप किसी भी इदारे को जब प्राइवेटाइजेशन की जाती है ना, प्राइवेटाइजेशन उसकी कुछ मतलब एक ऐसे बात होते हैं, जब भी आप कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, तो प्राइवेटाइज जो किया जाता है वो उन इदारों को किया जाता है जहां से आपको रेवेन्यू ना इकट्ठा हो रहा हो, जहां से आपको फायदा ना हो रहा हो। वापडा इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बिजली फराहम कर रहा है। सर, हम 3 रुपए से लेके 5 रुपए तक की जो आपको बिजली है वो पड़ती है, और आप उसको 18 से 20 रुपए 25 रुपए पे आप उसको बेचते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ टैरिफ है। तो वो अगर आप लगाए जाए, वापडा मजदूर तो आपको फायदा दे रहे हैं, वापडा जो आपको फायदा दे रहा है, आप उसको प्राइवेटाइज करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो जो इदारे नहीं काम कर रहे हैं उनको प्राइवेटाइज करें। फिर दूसरी एक वजह है कि आपने ये कहा कि मुराद मिलती हैं, हमें फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन एक वजह और भी होती है कि हम पाकिस्तानी हैं और मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। और हमारे जो कायद हैं सिराजुद्दीन साकिब साहब जो हैं, साजन पमर साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका यही फरमान है कि सबसे पहले हमें हमारा मुल्क अजीज है, हमें अपने मुल्क का मफाद अजीज है। इसीलिए क्योंकि ये कौमी सलामती के इदारे हैं, अब इसके साथ कौमी सलामती रिलेट करती है। सर, आप देखें कि पिछले दिनों एक छोटा सा ब्रेकडाउन हुआ है तो पूरा पाकिस्तान हिल गया था। सरहद पार ये बातें होने लग गई कि जनाब, जो मुल्क अपना बिजली का निजाम नहीं संभाल सकता तो वो क्या एटमी साथे संभालेगा? यही बात है कि जब आप इन इदारों को प्राइवेटाइज करते हैं, नो डाउट के मुराद बढ़ेंगी, सब कुछ आपको वो जाहिर नजर आएगा, लेकिन दरपर्दा आप ये देखें कि आप अपना असासा किसी के पास रख रहे हैं, एक प्राइवेट लोगों के पास रख रहे हैं, उसकी वजह से आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। रजा रब्बानी साहब, इन्होंने 3 दिन पहले ये बयान दिया है कि जनाब ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। अब सेनेट इसको मंजूर नहीं कर रही, यानी सेनेट में जो कुछ लोग बैठे हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वहां से, क्योंकि ये कौमी सलामती का एक मसला था, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से कोई भी किसी से आपने पूछे आप कि उनसे पूछा गया है यार, जो आईएमएफ कह देगी तो हम वो आंखें बंद करके मान लेंगे? क्यों माने? अगर आपने बेचना ही है तो हमें बेच दें, हम इसे खरीदने के लिए तैयार हैं, हम मुलाजमीन खरीदने के लिए तैयार हैं, हमें बेचें। कैसर मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं, बाद में उसामा बरलास साहब को इसमें शामिल कर दें। और उसामा बरलास साहब, अगर आप लोगों की कारकर्दगी, जितने भी सरकारी इदारे हैं उनमें काम करने वाले लोगों की कारकर्दगी बेहतर हो, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। जितने भी इदारे प्राइवेट होते हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और जितने भी सरकारी इदारे हैं वो चाहे जो है वो आप स्टील मिल देख लें, चाहे पीटीवी देख लें, चाहे जो है वापडा देख लें, या दीगर जितने भी इदारे हैं,
अब PIA देख लें, वहाँ पे सर जितनी भी जो है वो सिफारशी भर्तियां हैं और नाअहल लोग बैठे हुए हैं, अगर आप उसको प्राइवेटाइज करेंगे तो उससे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन है कि जो है वो इदारे काम कर पाएँ। क्या आप जो है वो इस मिथ से जो है वो इत्तेफाक राय रखते हैं या इख्तलाफ करते हैं? सर बिल्कुल हम इसमें इख्तलाफ रखते हैं। बात यह है कि उसामा साहब आप जी बोलिए प्लीज। पाकिस्तान के अंदर जी सर मैं आवाज आ रही सर? तो दूसरा सर जी जी दूसरा सर बात यह है कि इसके अंदर हमारा मजदूर तबका जो सा है वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। अभी हम जनरेशन स्टाफ से ताल्लुक रखते हैं, तो जनरेशन स्टाफ है जो सा वो 24 घंटे का मुलाजिम इन्होंने कर दिया हुआ है। अभी अभी ये किस तरह कहते हैं कि जी इदारा ठीक नहीं चल रहा, जबकि बिजली जनरेट करने वाले जितने भी इदारे हैं उनमें जितने भी मुलाजमीन काम कर रहे हैं वो उनकी स्ट्रगल एक साइड पे रख के देखा जाए तो उनकी निस्बत से अगर ये जो उनसे अफिसरान है ये क्या कर रहे हैं, अफिसरान का काम क्या है? सही। उसामा साहब आपकी मेरे गालिबन आवाज जो है वो नहीं पहुंच हमारे पास सिफारिश बेस पे रखी। अच्छा जी तो सर इनको चाहिए कि ये जो ऑफिसर तबका है इसको चेंज करें, मेरिट की बुनियाद पे भर्ती की जाए, मेरिट की बुनियाद पे इंजीनियरिंग स्टाफ को रखा जाए ताकि सिस्टम की बेहतरी तो इन्होंने लानी है। अपॉइंटमेंट्स तो ये करते हैं ये लोग, उल्टा फिर ये मुलाजमीन को तंग करते हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं है, उनके अलाउंसेस को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा भी जो महकमे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया वो वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन नामी तंजीम है जो 56 साल से इक्तदार में बैठी हुई है। उस तंजीम ने बेड़ा गर्क किया, मजदूरों के सौदे किए, निजकारी के जब भी निजकारी का मामला आया उन्होंने उठ के तो दस्तखत कर दिए। उन्होंने CBA सर्टिफिकेट था उनके पास, 56 साल उन्होंने गवर्नमेंट के साथ वो चले हैं। अभी जब मजदूरों पर टाइम आया है, जब मजदूरों पर वक्त आया है तो वो उनके लिए बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। सही। ये मुद्दा रखते हैं शहजाद यूनुस शेख साहब के सामने। शहजाद साहब आपने कैसर मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी है, आपने जो है वो उसामा बरला साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो है वो हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ इदारों को जो है वो प्राइवेटाइज कर रही है। उससे पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी तो मुझे याद है कि असद उमर साहब ने कहा था कि स्टील मिल को किसी सूरत में भी प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। अभी वापडा की बारी आ गई है तो वापडा जो है वो भी प्राइवेटाइज होने की बातें हो रही हैं। शहजाद साहब कैसे देख रहे हैं आप इन जो है वो मजदूरों की बात जो है? देखिए असद, मैंने दोनों भाइयों की बात सुनी है, उनकी कुछ बातों में वजन है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं वो अपनी पूरी 100% एफर्ट दे रहे हैं। मैं इससे एग्री करता हूं कि मेरा पर्सनल जाती तजर्बा भी है कि जितना मर्जी तूफान आ जाए, रात का अंधेरा हो, रात 3 बजे भी इनको कॉल करते हैं तो आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। मैंने ये देखा है, मेरा जाती तजर्बा है। तो मैं यहाँ तक इनकी इस बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि जो हमारे वापडा के मुलाजमीन हैं लोअर दर्जे के, वो 100% एफर्ट करते हैं, क्योंकि उनका रोजी रोटी इसी से चलती है और वो इदारे को कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये इदारा जो उनके बच्चों को पाल रहा है या उनकी आगे वो सिस्टम चल रहा है तो ये डूबे। तो जहां मैनेजमेंट का फॉल्ट है वो इनके ऊपर नहीं डाला जा सकता कि मैनेजमेंट का फॉल्ट जो है, वापडा के जो मैनेजमेंट फॉल्ट है, जो लाइन लॉसेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना है उसको अपग्रेड करनी है, ये सारा जो एक मैनेजमेंट फॉल्ट है वो वापडा के मुलाजमीन पे नहीं डाला जा सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई भी हुकूमत आती है वो आके कहती है अगर वापडा को प्राइवेटाइज करना है, तो मैं इनकी इस बात से भी एग्री करता हूँ कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, वाकई सिक्योरिटी रिस्क है। तो ये तो अब हुकूमत और हमारे कौमी सलामती के इदारों को देखना है कि अगर ये सिक्योरिटी रिस्क है तो इसको क्यों प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये अब उनका फैसला है। अब जहां तक जो वापडा का इन्होंने मिसाल दी है कि जो के इलेक्ट्रिक है कराची की, जो उन्होंने कराची के अवाम के साथ जो सलूक किया है आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेटाइजेशन हुई, जो उन्होंने वादे किए थे जी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करेंगे, इतने $बिलियन लगाएंगे, उन्होंने $बिलियंस तो नहीं लेकर आए, अलबत्ता $बिलियंस वो ले गए हमारे मुल्क से ना। तो ये मैं बिल्कुल भी, जो मेरी जाती राय है और मैं अपने तजर्बे से जो देख रहा हूँ
कि जो वापडा को अगर आप प्राइवेटाइज करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल में 3 गुना ज्यादा, इससे जो आज मसाइल हैं उससे 3 गुना ज्यादा इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। तो ये प्राइवेटाइजेशन ये कौमी हमारा इदारा है, इसका हल नहीं है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जो देखे ना, जो वर्कर हैं बेचारे, उनके पास तो हिफाजती चीजें ही नहीं है, वो फिर भी उसके बाद अपनी जान हथेली पे रख के वो काम कर रहे हैं। तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने ओवरहेड कम करें, जो बाबू हैं बाबूस को आप कम करें, तनख्वाहें उनकी मुराद कम करें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे डालें। अब जो मजदूर आदमी है उसकी तो आप तनख्वाह नहीं कम कर सकते, तो पहले ही बड़ा नॉमिनल से पैसों पे काम कर रहा है और वो अपनी एफर्ट दे रहा है। तो ये इसके जो मैनेजमेंट फॉल्ट्स हैं उसको इम्प्रूव किया जाए मेरे ख्याल में। और ये निजकारी जो है ये इस मसले का हल नहीं है, क्योंकि निजकारी का आपने तजर्बा जो जहां जहां भी किया, प्राइवेटाइज किए हैं और उनको इंडिपेंडेंट किया है किसी भी शहर में, बड़ी बड़ी जो फेस्को और इस तरह की मिसालें मौजूद हैं हमारे सामने, तो वहां पे प्रॉब्लम्स बड़े हैं, कम नहीं हुए। तो मैं ये नहीं समझता कि प्राइवेटाइजेशन किसी भी मसले का, खुसूसन वापडा का हल है। हुकूमत जो है ये उसको चाहिए कि इसके मसाइल जो है, इसकी मैनेजमेंट और इसके जो मजदूर हैं या जो ये इस इदारे को चला रहे हैं, उनसे सजेशंस मांगे कि हम इस इदारे को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम इस इदारे के लॉसेस को कैसे कवर कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करना चाहिए, बजाय इसके आप कहेंगे इसको बेच दो और ये बेचना इस मसले का हल। सही। कैसर मलिक साहब की तरफ बढ़ते हैं। कैसर साहब, अगर खुदा न खास्ता जो है वो जो है हुकूमत इसकी तरफ जाती है और इसको जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, तो फिर आप तमाम यूनियंस जो है उनका क्या रद्द अमल होगा? जनाब औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया तो देखे ना, अगर ये गवर्नमेंट कहती है कि जनाब हम इसको लाजमी प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, कि यार उनको पता है कि हम अपने हाथ कटवा के आ चुके हैं वर्ल्ड बैंक के सामने, ये हाथ कटवा के आ चुके हैं IMF के सामने, ये हाथ कटवा के आ चुके हैं दीगर एशियन डेवलपमेंट बैंक के सामने, जब ये सारे कौमी इदारों को गिरवी रखने का, उनको बर्बाद करने का मुआहदा कर ही चुके हैं, तो हम ये कहते हैं कि जनाब आप अगर ये कर चुके हैं तो हम भी अपने कौम से ये वादा है हमारा, अपने मजदूर भाइयों से वादा है कि हमें जेलें भरनी पड़ी हम जेलें भरेंगे, इन्होंने हमें गिरफ्तार करना, ये गिरफ्तार करें, ये कुछ करना चाहते हैं करें, हम फिर अपनी आखिरी हद तक जाएंगे और हम अपने मुलाजमों को दरबदर नहीं होने देंगे। और दूसरा, फिर भी अब ये मैं मुलाजिम हो के आपको एक गुजारिश कर रहा हूं कि हम नहीं चाहते कि दुश्मनों को यहाँ पर कोई अपनी कार्रवाइयां करने का मौका मिले, क्योंकि हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हमें पता है कि जब अनारकी फैलती है किसी मुल्क के अंदर तो वो उस मुल्क की मईशत को भी खत्म कर देती है और उस मुल्क की जड़ों को भी खोखला कर देती है। यही वजह है कि हमारी पैगाम यूनियन का शुआर है, हमारे कायद सिराजुद्दीन साकिब साहब ने हमें यह समझाया हुआ है कि पुरअमन एहतजाज किया है, कभी हमारा बापडा उसके सामने एहतजाज होता रहा है, एक लाइन के अंदर जो सर्विस रोड है उसके ऊपर हमारे मुलाजमीन बैठ जाते थे, ना उसकी वजह से कोई दरवाजा टूटा, ना कोई खिड़की टूटी, ना कोई पेट्रोल पंप के अंदर आग लगी। इसके बजाय अगर आप देख लें सियासी पार्टियों के अंदर जितने एहतजाज होते हैं उसके अंदर जो नुकसान होते हैं, तो हम ये ऑप्शन देते हैं कि जनाब अगर आपने प्राइवेटाइजेशन करनी ही थी तो भाई इकोनॉमिस्ट की पूरी फौज आपने लगाई हुई है, हर गवर्नमेंट ने, मैं इमरान खान की गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा, हर गवर्नमेंट के अंदर जब भी प्राइवेटाइजेशन हुई है, चलें जी ये बड़े बड़े लोगों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ओ भाई चाइना की बात करते हो कि मैं चाइना मेरा रोल मॉडल है, मैं चाइना को लेके चल रहा हूं, तो चाइना ने तो आज तक अपना कोई इरादा प्राइवेटाइज नहीं किया, उसने तो एंटाइटी रखी है पीपल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो तो पीपल रिपब्लिक बनाया, वहां पर तो कोई बंदा जमीन नहीं खरीद सकता बहुत ज्यादा, तो आप क्यों ऐसा मॉडल बना रहे हैं? आपने अगर करना है तो एक स्कीम होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमी के अंदर यूज होती है, आपने इसको क्यों नहीं यूज किया? इसके जरिए PPL जो है वो 2 मार्च 2010 के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 12% शेयर उसके एम्प्लॉयज को बेचे, और एक तरीकेकार है उसका, आप उसको क्यों नहीं फॉलो करते? ये सारे बाबू जो आपने बिठाए हुए हैं ये क्यों नहीं आपको बताते? आप सिर्फ और सिर्फ ये है कि चंद लोगों की बात सुन रहे थे, इकोनॉमिस्ट आपको क्यों नहीं बताते? खुदारा चाहे अपोजिशन से बात करें कुछ भी करें, लेकिन इस तरीके से भी काम हो सकता है। अगर आप किसी को इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे, इमरान खान साहब आपको बताएंगे कि कितना फायदा है, इदारा भी मजबूत होता है और साथ ही साथ वही लोग उसके ऑनर होते हैं, जब वो उसके ऑनर होते हैं तो वो जो बंदा
10 घंटे काम कर रहा है ना जनाब, वो फिर 22 घंटे काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि 1 साल के बाद जब इस इदारे को फायदा होगा तो उसमें से मेरे बच्चों को बोनस मिलेगा, उसमें से मेरे बच्चों को एजुकेशन के लिए लोन मिलेगा, उसके लिए उसके इस तरक्की से मुझे नई से नई इन्वेस्टमेंट मिलेगी, हर साल मेरी आमदनी में इजाफा। जबरदस्त। उसामा साहब, जैसा कि जो है वो कैसर मलिक साहब पहले कह रहे थे, मैं उसको जो है वो आपसे सवाल करता हूँ। इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने बेचना ही है तो हमें बेच दें, तो क्या बताएं कि आपके वापडा मुलाजमीन के पास इतने ज्यादा पैसे आ गए हैं कि आप वापडा ही खरीद लें? नहीं सर जाफरी साहब, बात इस तरह है कि वापडा मुलाजमीन ये कैसे खरीद सकते हैं? बात ये हम वापडा जो तनख्वाह नहीं बढ़ती वो खरीद सकते हैं, को तनख्वाह नहीं दी जाती, अगर दी जाती है तो उसकी अलाउंसेस ही नहीं है हमारे पास। जनरेशन अलाउंस 2500 रुपया दिया जा रहा है, उसके बाद को हार्डशिप अलाउंस नहीं है, हमारे भी खत्म कर दी है। ये तो बिल के पानी पे ले आए हैं, वहां पर लाके खड़ा कर दिया। सर ये है कि इदारा है, इदारे के अंदर तंजीम काम कर रही है। अभी देखिए तंजीम को भी साथ मिला दिया, तंजीम भी गवर्नमेंट का साथ दे रही है। तंजीम ने इक्तदार में गुजारा है, जो वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन है, माजद के साथ खुर्शीद खान उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इदारे के अंदर क्या किया है, जब तंजीमी मजदूरों की जो नुमाइंदा जमात है, एक वाहिद नुमाइंदा जमात थी, दूसरी जमात ये पैगाम यूनियन है, इसकी अभी तकरीबन 27-28 साल की एफर्ट है। अभी जाके तो इलेक्शन होगा, वो भी कंपनी वाइज। सबसे पहली नेग्लिजेंसी गवर्नमेंट की ये है कि इन्होंने इलेक्शन ही जो है वो एक पार्टी मतलब वन साइडेड होता रहा है, उसके इंटरनल बॉडी इलेक्शंस होते रहे हैं। उस तंजीम ने गवर्नमेंट के साथ मिलके इदारों की निजकारी की, कोट अद्दू पावर हाउस बेच दिया गया, उसके बाद जनाब सखर पावर हाउस बेच दिया गया, कैस्को पावर हाउस बंद करवा दिया गया, शेख मांदा पावर हाउस, कोटरी पावर प्रोजेक्ट, मतलब इस तरह के बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे कीमती असासे थे जो इन्होंने उसकी निजकारी की। और क्या फायदा मिला उससे, आप सामने ही है। आप माशाल्लाह ज्यादा इल्म रखने वाले लोग हैं, कैसर साहब हैं, सीनियर्स लोग हैं, आप बताएं कि जब इदारों को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेट किया, कोट अद्दू बेचा, किधर कहा गया, क्या मिला उससे? मुलाजमीनों को कोई पैकेज मिला है, कोई फंड मिला है? कुछ भी नहीं है। उसके बाद मुलाजमीनों सर उसके बाद मुलाजमीनों की जो स्कीम्स थी उनके अंदर भी खुर्द-बुर्द की गई, जो प्लॉटिंग स्कीम्स थी उनके अंदर भी खुर्द-बुर्द हुई। आप हमें ये बताएं, ये देखें कि सर गवर्नमेंट हमें इस चीज का जवाब दे दे कि उन्होंने हमें क्या फैसिलिटेट किया है, किस हद तक फैसिलिटेट किया है कि हम असासा खरीद लें। मैं कहूं कि मैं पावर प्रोजेक्ट खरीद, हम तो नहीं खरीद सकते। हम तो सर ये बात कर सकते हैं कि मजदूर तबके को बिल्कुल आप सही कह रहे हो उसामा, जो है वो यकीनी तौर पे तो मैं एक बात करना चाहूंगा, थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं मैं कि जनाब उसामा साहब, ये एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो होती है, इसका एक पीरियड होता है। मिसाल किया, हमें जो इन्होंने तनख्वाहें देनी है, मराद देनी है, हमारे जीपी फंड होते हैं, उसके अंदर से हम ये कहते हैं कि वो 5 साल का पीरियड देते हैं। वो दूसरे दुनिया के मालिक होते हैं, कोई 6 साल का पीरियड देता है, कोई 7 साल का पीरियड देता है कि ये इदारा प्राइवेटाइज होगा, हर साल इसमें से इतने यूनिट जो है, मिसाल की 50,000 के यूनिट हैं, वो एक मुलाजिम खरीद सकता है, और वो भी कभी भी खरीद सकता है 5 साल के अंदर। अब एक मुलाजिम ने अगर 6 महीने की अपनी कोई कमेटी डाली होगी 50,000 की, तो वो इसमें से खरीदेगा, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक, आपने इस चीज को स्टडी नहीं किया, मैंने स्टडी किया है इसको, और इस चीज के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर काम हो रहा है। लेकिन ये चीजें जरा थोड़ी सुनने में, समझने में मुश्किल लगती हैं, लेकिन अगर ये इसके ऊपर समझाया जाए, क्योंकि जरदारी साहब के दौर के अंदर ये हमारे पास फॉर्म भेजे गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है 2010 के अंदर हमें फॉर्म भेजे गए थे कि आप इसके अंदर ऑप्शन के अंदर अपने शेयर्स के लिए आप अप्लाई करें। सही, आपकी बात जो है वो पहुंच गई। शहजाद यूनुस साहब, कैसर मलिक साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, उसामा बरलास साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी है, और ये जो है ये तो मरने पर तुले हुए हैं और जेलें भरने पर तुले हुए हैं। कैसर साहब बिल्कुल
जी शहजाद साहब। फरमा असद साहब, मैंने देखें दोनों भाइयों की बात सुनी है और आप उनकी बातों से जो है कुछ लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, और मैं अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना चाहता हूं कि जो वो बातें कर रहे हैं उसमें वजन है। देखें कि जितनी भी आपने प्राइवेटाइज की है वहां पे सारा गबन हुए हैं। अभी जो पावर हाउसेस को जो स्कैंडल आया था कि पावर हाउसेस को वो चलाते नहीं है, जो प्राइवेटाइज और बिजली का स्कैंडल सबके सामने है। तो ये जो बातें हैं ये तो बातें सबके सामने, तो प्राइवेटाइज का जो तजर्बा है वो तो नाकाम ही है। अगर आप कहते हैं कि जो अभी इदारा है वो अभी नाकाम है, तो भाई जो आपने उसकी ऑप्शन है प्राइवेटाइज किया है जहां जहां, वो भी तो नाकाम ही है। तो मेरी जो सजेशन यही है कि हुकूमत को ये चाहिए कि ये जो स्टेक होल्डर हैं इनके साथ मिलके इनकी सिफारिशात करे और कोशिश करे कि 1-2 साल दें एक इदारे को और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। और जैसे कि आपने देखा है कि पीआईए में जो नया चेयरमैन आया उसने आके कोशिश की और बेहतरी की तरफ आई एयरलाइन। वो अलग बात है कि कोविड आ गया, इंटरनेशनल एयरलाइंस क्राइसिस का शिकार हो गई, लेकिन उसने आके इदारे में तब्दीली लाया और बेहतरी आई थी। तो इसी तरह की बेहतरी इदारों में आ सकती है अगर आप थोड़ा सा उनको ऑन बोर्ड लें, स्टेक होल्डर्स को, और इसको सही करने की कोशिश करें। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो इस मसले का हल है। और बाकी ये हुकूमत का जो सवाबदीद है कि वो क्या करती है, और इसमें सियासी जमातों की भी ज़ाहिर है इतना बड़ा जो काम है, ये सारी सियासी जमातें इसके साथ होंगी। और जो मुल्क के हालात हैं, कोई मुझे नहीं लगता कि सियासी जमात जो है वो खुदकुशी के जो डेथ वारंट है उस पर साइन करेगी, क्योंकि इन सब ने अब अगले 1-1.5 साल में इलेक्शन में जाना है और अवाम के पास जाना है। तो इतना बड़ा गलत फैसला जो होगा और अवाम की जो ख्वाहिशात के खिलाफ होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कोई इस तरह का फैसला करेगी और खुदकुशी पे साइन कर देगी। तो फिर वो दोबारा तो इक़्तिदार में नहीं आने देंगे ना लोग। अगर आप गलत फैसला करते हैं, लोगों के जज्बात को हर्ट करते हैं, जैसे आपने स्टूडेंट्स का देखा कि पिछले 15 दिन से मसला चल रहा है और किसी बंदे ने उनकी बात नहीं सुनी, हम लोगों ने उसको हाईलाइट किया। तो ये जो स्टूडेंट थे ये एक सियासी जमात की ताकत थे ना, कि इस ताकत से ही तो यकीनी आए तौर पे थे वो ये जो इक़्तिदार में। आप इशू जो है शहजाद साहब लेके स्टूडेंट्स का जो है वो निकले थे, माशाल्लाह जो है ये अपने इसी की शमअ जो आपने जलाई अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। और कल जो है वो यूसीपी के बाहर भी बहुत सारे लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एहतजाज किया है और उन्होंने ऑन कैंपस एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। और वो उन्होंने भी यही कहा है कि अगर आपने क्लासेस हमें ऑनलाइन दी हैं तो अब एग्ज़ाम जो है वो भी ऑनलाइन होने चाहिए। आपकी ये जो आवाज़ थी वो जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैल गई है और तमाम यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट जो हैं वो रोड्स के ऊपर हैं। अभी हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही, हुकूमत को चाहिए कि इससे पहले जो है कि किसी की जान जाए, बल्कि बहुत सारे बच्चे जो है वो ज़ख्मी भी हो गए, फ़ौरन से पहले इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो स्टूडेंट्स का इशू है उसके बाद असातिज़ा का इशू जो है वो भी सड़कों पर है, अब वापडा मुलाजमीन जो है वो भी सड़कों पर है। अब मुख्तसर वक्त है, कैसर साहब आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि हमें कतन तौर पर अपना दुश्मन ना समझा जाए, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान बहुत ज्यादा मशहूर हो गया जी कि हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते। तो मैंने वो इस तनाज़ुर में बात की है कि भाई जब आप मजदूर दुश्मन पॉलिसी बनाएंगे, जब मेरे घर का मजदूर जो डेली वेजेज है जिसको आपने 12 से 15 हजार रुपए भी तनख्वाह मिलती है और वो भी उसको आपने मतलब रुला रुला के देनी है, 6-6 महीने तक मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली और हमने रोड बंद किए, पूरा बापडा हाउस बंद किया, पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है। यानी डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल कर देने से, क्योंकि आपको जरूरत तो है बंदों की, ये तो नहीं है कि ये इदारे को जरूरत नहीं होगी। और वो डेली वेजेस के ऊपर है, वो मतलब एक दिहाड़ीदार मजदूर है, ना उनकी पेंशन होगी, ना उसकी कोई आपको मतलब कोई और किस्म के मामलात हैं, उनको भी आप निकालने के दर पे हैं। अगर फर्ज करें कि उन डेली वेजेस मुलाजमीन को परमानेंट कर भी दिया जाता है तो आखिर वो इदारे का असासा होंगे। तो भाई इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स हैं कि जो 3 साल तक 2 साल तक जो बंदा इसमें ड्यूटी कर लेता है तो उसको रेगुलर कर लिया जाता है। बल्कि यहाँ तक है कि हमारे सराजुद्दीन साकिब साहब ने पिछले दिनों तकरीर में भी कहा कि उनके पास ऑर्डर पड़ा हुआ है कि जो बंदा 3 महीने से ज्यादा अगर ड्यूटी कर लेता है तो वो परमानेंट का हकदार है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। क्योंकि हमारी रियासत जो है ये हमने जब साइन हुए थे, जब हम निकले थे इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, तो हमारे साथ एक मुआहदा हुआ था, हम तो उस मुआहदे की बात करते हैं। उस मुआहदे के तहत आपने कहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी। अब माँ के जैसी रियासत अपना किरदार अदा करे ना, हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारी मेहनत के ऊपर चंद
जो ऐवानों में सारे लोग बुरे नहीं है, लेकिन चंद जो लोग बैठे हैं जिन्होंने स्विस बैंकों में पैसा बनाया, तो उसका हमारा कसूर है। आज जो पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा है, क्या हमने कर्जे लिए थे? भाई ये आप लोगों ने लिए। आप उनको मतलब जिन्होंने कर्जे लिए या जिन्होंने मुल्क का गबन किया उनको पकड़े, उनसे सब कुछ लें। हम तो 3 साल से सुनते सुनते हमारे कान पक गए। हम लोगों ने तो अपनी अपनी 1 साल के अंदर आपने हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। तनख्वाह अगर आप बढ़ा देते, इस वक्त पेट्रोल कहां पर चला गया है? 1 महीने 2 महीने के अंदर पेट्रोल 25 रुपए ऊपर हो गया है। घी की कीमत कहां चली गई है? चावल की कीमत कहां चली गई है? दाल की कीमत कहां चली गई है? गंदुम कहां चली गई है? ये कहां से हम गुजारा करेंगे? और ऊपर से आप डेली वेजेस को निकालने की बात करते हैं। डेली वेजेस को परमानेंट किया जाए। और मैं अपने मजदूर भाइयों को कहता हूं कि भाइयों, ये इनकलाब का वक्त है। आप अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर ये प्राइवेटाइजेशन का ऐलान हो जाता है, और ये इसके लिए आप सबको बाहर निकलना होगा। अगर नहीं निकलेंगे तो भाई ये आप लोगों का हक जो है वो छीनने से मिलता है, घर बैठे कोई हक नहीं देगा। तो मैं अपने भाइयों को कहूंगा कि फिलहाल सब्र से बैठे रहे। इंशाअल्लाह ये मैं हुकूमत से दस्त बदस्ता ये हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, खुदारा कि हमारे कायदीन से मिलें। आप हुकूमत हैं, हम मुलाजमीन हैं, मिलके एक कोई ऐसा वे निकालें। अगर हमारे कायदीन से मिलेंगे, यूनियन के जो हमारे सरबराहान हैं उनसे मिलेंगे, मिल बैठ के ऐवान भी बैठ जाए, सेनेट भी बैठ जाए, हुकूमत भी बैठ जाए, और ये लोग बैठ जाए और मिलके इसका कोई हल निकालें। खुदारा हमारे बच्चों को सड़कों पर नहीं आना। हमारे बच्चे जो है ना वो गरीब मुलाजमीन के, वो स्कूल में हम भेजने के काबिल नहीं है इस वक्त। जब हम घर में आटा रोटी नहीं है तो उनको स्कूल में कैसे भेजे? खुदारा ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तमाम लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं सबके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। खुदारा हम पर रहम किया जाए, हम पर रहम किया जाए, हम पर रहम किया जाए। जी शहजाद यूनुस साहब प्रोग्राम के एंड के ऊपर आ गए हैं, और जो है वो कैसर मलिक साहब और जितने भी मुलाजमीन की नुमाइंदगी करते हुए कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ रहे हैं कि हुकूमत हमारे ऊपर रहम करे। इस हवाले से भी बात कीजिए, और जो हमारे देखने वाले जो हैं उनको भी अपने इस प्रोग्राम के हवाले से बताएं कि हम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरह के इशू डिस्कस किए करेंगे। जो है वो गुज़िश्ता 2 प्रोग्रामों में हमने स्टूडेंट के इशू को हाईलाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो है एक जो है वो बेदारी सी पैदा हो गई, और आपने जो है वो वापडा मुलाजमीन के साथ खड़े होने का जो है वो जो अज़म लिया है, इस हवाले से भी आप हमें बताइए शहजाद साहब। देखें जी, एज ए पॉलिटिकल वर्कर एनालिस्ट मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइवेटाइजेशन है मसले का हल ही नहीं है। अब मसले का हल नहीं है तो मसले का हल निकालना है ना। तो मसले का हल यही होता है कि स्टेक होल्डर से, जैसे यूनियन है, अगर 1 है 2 है 3 है, सबका एक कमेटी बनाए, उनसे सिफारिशात लें, उनकी बात सुने, और उसके बाद एक फैसला करें जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। हम सब जो है पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, और कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है यहाँ पे। तो लिहाजा हर एक की बात सुने, और जमहूरियत इसी का नाम है कि जमहूरियत में सबको साथ लेकर चला जाता है, कि वन साइडेड फैसले नहीं होते। फॉर सम रीजन अगर आप देखें कि अभी तक सारे ही लोग सड़कों पे ही हैं और कुछ हो नहीं रहा, तो ये अवाम जो है थोड़ी सी वो परेशान है कि हुकूमत क्या कर रही है। क्योंकि अब 2 बड़ी जमातें, एक आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दूसरा जाता है तो वो उसके मुकाबले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एक बयान चलाता है तो दूसरा उसके मुकाबले में बयान चला जाता है। हमें ये बयानात जो अवाम के तौर पे बयानात नहीं चाहिए, लोगों को रिलीफ चाहिए। वो चाहे वापडा मुलाजमीन हो, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, लोग रिलीफ मांगते हैं। और जिस हुकूमत ने रिलीफ नहीं देना, अगर उनका हाल भी पुरानी जमातों के साथ या पुरानी हुकूमतों की तरह होगा, वो बुरी तरह पिटेंगे इलेक्शन में। मैंने आपको जैसे बता दिया कि साल टाइम रह गया, टाइम तो है नहीं। तो अगर आप सारे लोगों को नाराज कर रहे हैं और महंगाई और तूफान बरपा हुआ है, कोई इदारा वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो फिर जो लोगों का जो है वोट है वो आपको नजर आ जाएगा रिजल्ट जो है जब भी होगा इलेक्शन। सही। अच्छा, उसके अलावा जो है वो अपने नाजरीन को बता दें कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ये प्रोग्राम आज शहजाद यूनुस के साथ, जिसमें आप जो है वो किस तरह के जो है वो प्रोग्राम करना जा रहे हैं, किस तरह के लोगों को जो बिलखसूस आपका फोकस है कि जितने भी पाकिस्तान में सोशल इश्यूज हैं जिनका कुछ साथ देने वाला नहीं है, इस प्रोग्राम में उन इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ बता दें, फिर क्लोजिंग करते हैं। देखें, मेरा मकसद ही ये है कि हमारे जो अवाम है उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। जो बहुत सारा एक सिस्टम जो है हमारा हाईजैक हो चुका है पाकिस्तान का, कि जो लोग कुछ बड़े बड़े के बैठ गए हैं, उन्होंने चैनल या मीडिया हाउसेस बना लिए हैं, तो वो अपने मर्जी का मौक़िफ़ एक दे रहे हैं और अवाम की बात कोई नहीं कर रहा ना। तो मेरा जो ज़ाती, मैं इतनी मसरूफियात के बावजूद मैं सिर्फ
आपसे मैंने कमिटमेंट की कि मैं रोजाना 1 घंटा दूंगा, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारी एक्चुअल अवाम है उसकी बात की जाए। तो यही इसी सीरीज में हम इसी तरह डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और जितने हमारे जो अवाम है उनके मसले को एक्चुअली हाईलाइट करेंगे। और जैसे कि चैनल 100 मुल्कों में देखा जा रहा है, तो पाकिस्तान से बाहर ज्यादा देखा जा रहा है, उनको पता चलेगा एक्चुअल मसला क्या है। क्योंकि अभी तो वन साइडेड ही चल रहा है ना कि जी वो जी ये वापडा मुलाजमी तो जी वो हड़ताल पे हैं और वो काम नहीं करते, और ये वो एक्चुअल बात लोगों को अगर आप लाएंगे मीडिया में, उनकी बात सुनेंगे, तो लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा ना। तो मेरा मकसद ही ये है प्रोग्राम का कि मैं जो मसाइल हैं जहाँ पे हमारे लोगों को बात सुनी जा रही है उनको हाईलाइट किया जाए। तो हाईलाइट करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, तो आगे हम चलेंगे ना। हम सिर्फ लाठियां मार मार के कब तक लोगों को घर भेजेंगे? हमें अपने मसाइल का हल करना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शहजाद यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया कैसर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया बरलास साहब। नाजरीन, आपने हमारे वार्ड मुलाजमीन जो है उनकी गुफ्तगू सुनी, आपने शहजाद यूनुस शेख साहब की गुफ्तगू सुनी। किसी भी मसले का हल जो है वो लाठी चार्ज नहीं है। अगर आप हुकूमती जो है वो मुख्तलिफ जो आपकी सियासी पार्टी हैं उनके साथ अगर मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो जो आपके मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो वापडा के मुलाजमीन हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, आए दिन कोई ना कोई मसाइल इनके सामने जो है ये सामने आते हैं और ये रोडों के ऊपर होते हैं। तो अगर आप इनके साथ मुज़ाकरात करें तो यकीनी तौर पर जो है बातचीत से मसले हल हो सकते हैं, लाठी चार्ज से हल नहीं हो सकते। असद जाफरी को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।